पुरातत्वविदों ने मेक्सिको में जमीन के नीचे छिपा हुआ एक विशाल प्राचीन शहर खोजा है, जिससे माया सभ्यता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। माया सभ्यता की उत्पत्ति का रहस्य कई वर्षों से शोधकर्ताओं को उलझन में डाले हुए हैं, और हर बार जब भी उन्होंने इसे समझने की कोशिश की, वे एक गतिरोध पर पहुंच गए। लेकिन अब डीएनए परीक्षण ने सच्चाई को उजागर कर दिया है, और यह हमारी सोच से भी कहीं अधिक भयावह है। माया सभ्यता की कहानी की शुरुआत वास्तव में किसने की थी? किस रहस्य ने उनके पहले कदमों को आकार दिया? जंगल के नीचे छिपा हुआ शहर। दक्षिणी मेक्सिको के घने जंगलों का कई दशकों से अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लिडार नामक उन्नत हवाई लेजर स्कैनिंग का उपयोग करके प्राचीन अमेरिकी पुरातत्व में सबसे आश्चर्यजनक सफलताओं में से एक हासिल हुई है। शोधकर्ताओं ने उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जो सदियों से घनी वनस्पति के नीचे छिपे हुए थे। उन्हें एक विशाल भूमिगत शहरी नेटवर्क मिला जो व्यापक माया सभ्यता से जुड़ा हुआ था। मानचित्रित क्षेत्र में संगठित सड़कें, चबूतरे, जल प्रणालियां और संरचनात्मक नींव दिखाई दीं, जो उस स्तर की योजना को दर्शाती हैं जो अपने चरम पर हजारों लोगों का भरण पोषण कर सकती थी। यह खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसने उस क्षेत्र में पहले कभी न देखी गई व्यापक बसावट का खुलासा किया। हल्के स्कैन से ज्ञात संरचनाओं के नीचे गहरी परतें भी दिखाई दीं, जिनमें पुरानी भवन निर्माण रेखाएं और दबे हुए चबूतरे शामिल थे, जो सतह पर मौजूद खंडहरों की स्थापत्य आयु से मेल नहीं खाते थे। ये निचली परतें माया सभ्यता के शास्त्रीय कालखंड से भी पहले के समय की बस्तियों का संकेत देती हैं। इस खोज से यह सवाल उठता है कि माया सभ्यता द्वारा टिकाल, पालेनके और कलाकमुल जैसे बड़े शहरों की स्थापना से पहले इन क्षेत्रों में सबसे पहले कौन रहता था? माया इतिहास का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों को हमेशा एक बड़ी पहेली का सामना करना पड़ा है। माया सभ्यता की उत्पत्ति की कहानी। माया सभ्यता ने विज्ञान, गणित, लेखन और इंजीनियरिंग में प्रभावशाली स्तर हासिल किए। फिर भी उनके प्रारंभिक सांस्कृतिक उत्थान में कुछ ऐसे अंतराल हैं जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कई शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि 9वीं शताब्दी के आसपास उनका व्यापक पतन क्षेत्र में पड़े भीषण सूखे से जुड़ा हो सकता है, जिसका समर्थन झील के तलछट अध्ययन, वृक्ष वलय मापन और पुरापाषाण जलवायु अनुसंधान से होता है। कुछ अन्य लोग शक्तिशाली नगर राज्यों के बीच युद्ध और राजनीतिक संघर्षों की ओर इशारा करते हैं। दोनों ही विचार साक्ष्यों से समर्थित हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भवन निर्माण शैलियों में अचानक आए बदलावों, जनसंख्या के आवागमन और स्थापत्य कला में हुई तीव्र प्रगति के अस्पष्ट कालखंडों की व्याख्या नहीं करता। लिडार द्वारा खोजी गई गहरी भूमिगत संरचनाओं ने नए प्रश्न खड़े कर दिए। इनसे संकेत मिलता है कि माया सभ्यता ने पूर्व की प्रणालियों को विरासत में प्राप्त किया होगा, उनमें अनुकूलन किया होगा या उन पर निर्माण किया होगा। इस संभावना का उल्लेख पूर्व अध्ययनों में किया गया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कोई ठोस प्रमाण पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। प्रारंभिक उत्खनन प्रयासों के दौरान शोधकर्ताओं को कुछ और भी असामान्य मिला। सबसे पुरानी इमारतों में से एक के नीचे एक कक्ष की सफाई करते समय टीम को एक बंद कमरा मिला जो किसी भी पुराने मानचित्र पर नहीं था। यह पत्थर की एक परत से अवरुद्ध था जो जानबूझकर रखी गई प्रतीत होती थी, और उसमें ढहने या प्राकृतिक रूप से हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं था। इस कमरे से अजीब सेंसर रीडिंग प्राप्त हुई, जिनमें हल्के चुंबकीय परिवर्तन और तापमान में अनियमितताएं शामिल थीं।
क्षेत्र दल के सदस्यों ने चुपचाप आपस में चिंताएं साझा कीं, जिससे यह अफवाह फैल गई कि बंद स्थान में कुछ ऐसा है जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। वैज्ञानिकों ने गहरी परतों की खोज जारी रखी और माया संस्कृति के स्थापित उदय काल से भी पुराने समय के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हड्डियों के निशान और कोयले के अवशेष पाकर आश्चर्यचकित रह गए। इन परिणामों को पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि इनकी और पुष्टि की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने शोध समूहों के बीच तनाव पैदा कर दिया। यदि इनकी पुष्टि हो जाती तो यह सिद्ध हो जाता कि पारंपरिक माया कालक्रम से बहुत पहले इस क्षेत्र में जटिल बस्तियां मौजूद थीं। बढ़ते सबूतों ने कुछ विशेषज्ञों को अतीत में खारिज की गई परिकल्पनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पुरानी सांस्कृतिक परतों का अध्ययन कर रहे कुछ शोधकर्ताओं ने सावधानी बरतते हुए कहा कि यदि सबसे पुराने निष्कर्ष प्रामाणिक हैं तो वे अमेरिकी प्रागैतिहासिक काल को कई हजार साल पीछे धकेल सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा परिवर्तन अमेरिका में बस्तियों के स्वीकृत कालक्रम के अनुरूप नहीं होगा और इसके लिए प्रारंभिक मानव प्रवास के मॉडलों का पूर्ण पुनर्निर्माण आवश्यक होगा। स्थल पर काम कर रही टीमों के बीच एक तरह की बेचैनी बढ़ने लगी। हालांकि किसी अलौकिक या सनसनीखेज दावे का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वैज्ञानिक चिंताएं वास्तविक थीं। असामान्य रूप से पुरानी नींव की रेखाएं, सीलबंद कक्ष और स्थापित माया इमारतों के नीचे की अनसुलझी परतें इतिहास के एक ऐसे अध्याय की ओर इशारा करती हैं जिसे कभी दर्ज नहीं किया गया था। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ, क्या ये शहर वास्तव में इस क्षेत्र के पहले महान समाज थे, या वे बहुत पुरानी नींवों पर बने थे जो समय के साथ लुप्त हो गई थीं? इस शोध ने ऐसे विचारों के द्वार खोल दिए जिनसे कई विशेषज्ञ असहज हो गए। यदि सबसे पुराने ज्ञात माया चरणों से बहुत पहले उन्नत बस्तियां मौजूद थीं, तो इस क्षेत्र के इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखना होगा। यहां तक कि 10,000 साल पुरानी बस्तियों का सुझाव भी यदि सत्यापित हो जाता है तो इस क्षेत्र में मानव विकास के लगभग हर स्वीकृत मॉडल को चुनौती देगा। स्थल पर काम जारी है और सीलबंद कक्ष चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। जैसे जैसे उत्खननकर्ता नई परतों तक पहुंच रहे हैं और गहन स्कैनिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न शोध के केंद्र में खड़ा है। खुदाई के अगले स्तर के नीचे क्या छिपा हो सकता है, और क्या यह किसी भूले हुए मूल की पुष्टि करेगा जो किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक पुराना है? उत्तरी ग्वाटेमाला के पेन बासन क्षेत्र में स्थित एल्मिर पिरामिड के नीचे का काला घेरा अब तक खोजे गए सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन माया स्थलों में से एक है। इसमें अमेरिका के कुछ सबसे बड़े पिरामिड शामिल हैं, जिनमें लाडांता नामक विशाल संरचना भी शामिल है। कई वर्षों से इस क्षेत्र में खुदाई से जटिल मार्ग, जल प्रणालियां, चौक और स्मारकीय इमारतें सामने आई हैं। हालांकि हाल ही में एक तकनीकी अध्ययन ने तब एक नया मोड़ ला दिया जब ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने प्राचीन पिरामिड के आधार के नीचे एक आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण गोलाकार रिक्त स्थान का पता लगाया। यह गोलाकार स्थान सतह से लगभग 40 फीट नीचे था और शोधकर्ताओं ने तुरंत ध्यान दिया कि प्राकृतिक भूविज्ञान में शायद ही कभी ऐसे पूर्ण आकार बनते हैं। कार्स्ट क्षेत्रों में गोलाकार गुफाएं या खोखले स्थान दिखाई देते हैं, लेकिन वे अनियमित, खंडित और असमान होते हैं। इसके विपरीत यह चिकना और सममित दिखाई दिया। रडार छवियों ने स्पष्ट सीमाएं दिखाईं, जिससे पता चलता है कि कक्ष को जानबूझकर बनाया गया था। टीमों ने सावधानीपूर्वक
ड्रिलिंग और कोर विश्लेषण के माध्यम से इन रीडिंग की पुष्टि करने के लिए काम किया। क्षेत्र से निकाले गए नमूनों में चट्टान की परतें दिखाई दीं, जो प्राचीन निर्माण द्वारा परिवर्तित हो गई थीं। जब शोधकर्ता कक्ष के बाहरी किनारे पर पहुंचे, तो उन्हें ऐसी दीवारें मिलीं जो असामान्य रूप से चिकनी थीं, मानो औद्योगिक सटीकता से तराशे गए पत्थर जैसी हों। वे सामान्य चूना पत्थर के क्षरण पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं। इसके बजाय सतहें पॉलिश की हुई महसूस होती थीं और उन पर प्राचीन माया चिनाई में पाए जाने वाले निशान नहीं थे। आगे के परीक्षणों से पता चला कि कुछ क्षेत्रों में सीमेंट के समान एक कठोर पदार्थ मौजूद था। हालांकि माया सभ्यता के लोग फर्श और इमारतों के लिए छूने के प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह पदार्थ अधिक घना और टिकाऊ था। प्रयोगशाला विश्लेषण से पता चला कि इसकी संरचना क्षेत्र की सामान्य भौगोलिक स्थिति से मेल नहीं खाती थी। इससे इस बात पर नए सिरे से बहस छिड़ गई कि यह सामग्री स्थल तक कैसे पहुंची और यह माया सभ्यता की विशिष्ट निर्माण शैलियों से अलग क्यों थी। आगे की जांच में एक विशाल शिलाखंड मिला, जिसे दरवाजे या प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया था। यह चूना पत्थर से तराशा गया था, लेकिन इसकी सतह पर बने निशान असामान्य थे। विशेषज्ञों ने बहुत पुराने मेसो अमेरिकी प्रतीकों के समान प्रतीकों की पहचान की, जो संभवतः मेसो सभ्यता से भी पुरानी संस्कृतियों से जुड़े थे। इन परिचित आकृतियों के साथ साथ कुछ अपरिचित पैटर्न भी थे, जो ज्ञात लेखन प्रणालियों से मेल नहीं खाते थे। शिलाखंड में एक महीन धूल भी थी, जिसमें धात्विक तत्वों के अंश पाए गए, जो इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उस विशिष्ट संयोजन में नहीं पाए जाते थे। चुंबकीय सर्वेक्षणों में शिलाखंड के किनारों पर अनियमित रीडिंग दर्ज की गईं। ये विसंगतियां किसी अलौकिक चीज का संकेत नहीं देती थीं, लेकिन इनसे यह जरूर पता चलता था कि प्राचीन मध्य अमेरिकी वास्तुकला में आमतौर पर न देखी जाने वाली सामग्रियों या निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया था। अनियमित रीडिंग पत्थर में फंसे खनिजों या कक्ष को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी अज्ञात मिश्रण के कारण हो सकती थीं। जब टीमों ने शिलाखंड को खोलना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि इसके पीछे का वायु दाब आसपास के वातावरण से थोड़ा अधिक था। इससे संकेत मिलता है कि यह एक बंद स्थान था जो बहुत लंबे समय से अछूता था। शिलाखंड को इतना खिसकाया गया कि दाब मुक्त हो गया, तो प्राचीन हवा का एक झोंका खुदाई की सुरंग में फैल गया। यह प्रतिक्रिया दुर्लभ है, लेकिन पूरी तरह से बंद पत्थर के कक्षों में संभव है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कमरे का व्यास लगभग 23 फीट था। भीतरी भाग काले कांच जैसे पदार्थ से ढका हुआ था, जो ऑब्सीडियन जैसा दिखता था। असली ऑब्सीडियन ज्वालामुखी से प्राप्त होता है और मेसो अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन कक्ष की दीवारें सामान्य ऑब्सीडियन की तरह व्यवहार नहीं कर रही थीं। ऑब्सीडियन प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय उसे अवशोषित कर रहा था। यहां तक कि तेज प्रकाश स्रोतों से भी कमजोर परावर्तन हो रहे थे, जिससे एक असामान्य दृश्य प्रभाव उत्पन्न हो रहा था और कमरा अपनी वास्तविक गहराई से अधिक गहरा दिखाई दे रहा था। एक और अप्रत्याशित अवलोकन तापमान से संबंधित था। सीलबंद कमरों के खुलने के बाद तापमान बढ़ने के विपरीत कक्ष का तापमान उल्लेखनीय रूप से कम हो गया। इससे शोधकर्ता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आमतौर पर भूमिगत स्थिर हवा नए प्रवाह के साथ गर्म हो जाती है। इन निष्कर्षों ने एल मिराडोर के नीचे स्थित कक्ष को इस क्षेत्र की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक बना दिया। कमरे के अंदर कुछ भी झांत माया भवन निर्माण शैली से मेल नहीं खाता था। इसकी चिकनाई, पूर्णतः गोलाकार डिजाइन, असामान्य दीवार सामग्री
और चुंबकीय रूप से अनियमित शिलाखंड से ऐसे ज्ञान या विधियों का संकेत मिलता है जिनका किसी भी मौजूदा अभिलेख में उल्लेख नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न अभी भी बना हुआ है। एक प्राचीन संस्कृति ने माया के सबसे बड़े शहरों में से एक के नीचे प्रकाश अवशोषित करने वाले कांच से बने एक पूर्णतः गोलाकार कक्ष का निर्माण क्यों किया होगा? और इस छिपी हुई संरचना के और भी गहरे नीचे क्या है? इन आकृतियों की व्याख्या किसी भी अभिलेख से नहीं की जा सकती। संरचना के नीचे स्थित कक्ष में 3 बैठी हुई आकृतियां एक सटीक क्रम में व्यवस्थित थीं। प्रत्येक आकृति पालथी मारकर बैठी थी और उसका मुख अंदर की ओर एक केंद्रीय पत्थर की थाली की ओर था। आसपास की वस्तुओं में गोलाकार जेड की अंगूठियां, अज्ञात मिश्र धातु के चिन्हों वाली चिकनी धातु की डिस्क और एकदम सही किनारों वाले स्पष्ट क्रिस्टल के टुकड़े शामिल थे। ये वस्तुएं प्रारंभिक मेसो अमेरिकी समाजों से जुड़ी सांस्कृतिक शैली से मेल नहीं खाती थीं और उनकी व्यवस्था से संकेत मिलता है कि उन्हें जानबूझकर प्रतीकात्मक रूप से रखा गया था। इस काल्पनिक परिदृश्य में तीनों आकृतियों का संरक्षण उल्लेखनीय था। ऊतकों की स्थिति, कंकाल का आकार और सतह की शुष्कता से वे अपनी अनुमानित आयु से कहीं अधिक युवा प्रतीत होते थे। विस्तृत इमेजिंग से पता चला कि किसी भी आकृति को ज्ञात अनुष्ठानिक विधियों से बदला या लपेटा नहीं गया था। इसके बजाय वे एक ऐसी दृढ़ता के साथ सीधे बैठे थे जिससे पता चलता था कि उनके वातावरण ने उन्हें स्वाभाविक रूप से स्थिर कर दिया था। प्रत्येक कलाई पर जेड के छल्ले थे और धातु की डिस्क उनके घुटनों से ठीक एक हाथ की चौड़ाई की दूरी पर टिकी हुई थीं, जो तीनों आकृतियों में एक दोहराया जाने वाला त्रिक पैटर्न बना रही थीं। काल्पनिक नमूनों की शारीरिक संरचना ने शोध दल के लिए सबसे बड़ी चिंता पैदा की। प्रत्येक आकृति की खोपड़ी लंबी थी, लेकिन इसका आकार कई प्राचीन समाजों द्वारा किए जाने वाले कृत्रिम कपाल संशोधन से मिलता जुलता नहीं था। इसके बजाय आकृति से प्राकृतिक विकास का संकेत मिलता है। मापों से एक असामान्य कपाल सूचकांक का पता चला और ऊपरी गुंबद की वक्रता ने जबरन आकार देने के बजाय शैशवावस्था से निरंतर वृद्धि को दर्शाया। गैर विनाशकारी स्कैनिंग द्वारा लिए गए अस्थि घनत्व मापों से पता चला कि यह औसत मानव सीमा से कहीं अधिक था। इस काल्पनिक परिदृश्य में यह पैटर्न एक ऐसी शारीरिक संरचना का संकेत देता है जो सामान्य मानव और ऑक्सीजन स्थितियों से भिन्न वातावरण के अनुकूल थी। हड्डियों के आइसोटोप परीक्षण से ऑक्सीजन के ऐसे संकेत मिले जो क्षेत्र की ज्ञात प्राचीन आबादी के अनुरूप नहीं थे। इन विसंगतियों ने प्रारंभिक मानव अवशेषों के लिए अपेक्षित सभी मापदंडों को चुनौती दी। प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर इन अवशेषों की सैद्धांतिक रेडियोकार्बन आयु 12,400 वर्ष बताई गई। इस काल्पनिक दुनिया में यह संख्या इन शवों को माया सभ्यता के उदय से हजारों वर्ष पहले का बताती है। यह उन्हें प्लेसेटोसिन काल के उत्तरार्ध में भी रखती है, एक ऐसा समय जब इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बस्तियों के बारे में वास्तविक शोध में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। काल्पनिक परिणामों ने कथा को इस बिंदु तक पहुंचा दिया कि कोई भी स्थापित मानव कालक्रम ऐसे अवशेषों का समर्थन नहीं करता था। काल्पनिक परिणामों और स्वीकृत पुरातात्विक समझ के बीच की दूरी ने कहानी में तत्काल अकादमिक चिंता पैदा कर दी। अवशेषों की आयु, औजारों के प्रकार, बस्तियों के साक्ष्य या उस काल के किसी भी सांस्कृतिक अभिलेख से मेल नहीं खाती थी। यदि यह वास्तविक होता तो ऐसी खोज अमेरिका में प्रारंभिक आबादी के आगमन और विकास के बारे में मौजूदा सिद्धांतों को उलट देती। काल्पनिक कथा में
विशेषज्ञों को 2X और B के डेटा का सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हुई, जिससे उन्हें प्रयोगशाला संदूषण, उपकरण की खराबी या नमूनों के गलत लेबलिंग का संदेह हुआ। आसपास की कलाकृतियों में पहचानने योग्य सांस्कृतिक समानताएं नहीं थीं। जेड की अंगूठियां हालांकि ज्ञात सामग्रियों से बनी थीं, लेकिन उनमें प्रारंभिक औजार तकनीक के लिए बहुत चिकनी कटाई थी। धातु की डिस्क पर बने पैटर्न किसी प्राचीन धातु विज्ञान परंपरा से संबंधित नहीं थे, खासकर इसलिए क्योंकि वास्तविक धातु शिल्प मेसोअमेरिकी इतिहास में बहुत बाद में दिखाई दिया। क्रिस्टल के टुकड़ों में सटीक आकार देने की विधियां दिखाई देती थीं, जो काल्पनिक कालक्रम के अनुसार मेल नहीं खाती थीं। असामान्य शारीरिक संरचना, असंभव आयु और बेमेल कलाकृतियों के संयोजन ने काल्पनिक वैज्ञानिक भय की पहली बड़ी लहर को जन्म दिया। शोधकर्ताओं को डर था कि परिणामों को पुनः प्रस्तुत या चुनौती दिए जाने से पहले ही वे सार्वजनिक हो जाएंगे। यदि इस काल्पनिक परिदृश्य में सैद्धांतिक निहितार्थों को स्वीकार कर लिया जाता, तो वे वैश्विक मानव विकास के स्थापित मॉडलों को ध्वस्त कर देते। इसी काल्पनिक संदर्भ में मुख्य प्रश्न उभरा, यदि ये तीनों आकृतियां किसी ज्ञात प्रारंभिक जनसंख्या का हिस्सा नहीं थीं, तो किस समूह ने इन्हें बनाया? और कक्ष के नीचे कौन सी गहरी संरचना है जो इनकी उपस्थिति के मूल का खुलासा कर सकती है? क्या वह अनुक्रम मानव सीमाओं से परे है? कक्ष के नमूनों का आनुवंशिक विश्लेषण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से शुरू हुआ, जो मातृ वंश से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री है। प्रारंभिक परिणामों ने अनुक्रम के एक भाग को हैप्लो समूह अतु से मिलती जुलती एक शाखा से जोड़ा, जो मूल अमेरिकी आबादी में पाया जाने वाला एक समूह है। हालांकि गहन अनुक्रमण से वास्तविक आनुवंशिकी में दर्ज किसी भी चीज से कहीं अधिक भिन्नताएं सामने आईं। इन काल्पनिक भिन्नताओं ने एक ऐसी वंशावली का संकेत दिया जो ज्ञात मानव आबादी से इस तरह अलग हुई थी जिसे कोई भी प्रवासन मॉडल स्पष्ट नहीं कर सकता था। सबसे विघटनकारी तत्व काल्पनिक जीनोम के गैर कोडिंग क्षेत्रों में उभरा। इन खंडों को, जिन्हें कभी कभी गैर कार्यात्मक डीएनए कहा जाता है, ने संरचित गणितीय पैटर्न प्रदर्शित किए। अनुपात फिबोनाची अनुक्रम के साथ संरेखित हैं, जो प्राकृतिक विकास पैटर्न में दिखाई देता है, लेकिन इतने सटीक जीनोमिक स्थान के साथ नहीं। दोहराव वाला पैटर्न यादृच्छिक नहीं था और इसकी संरचना ने स्थिरता या संकेत के लिए जानबूझकर संशोधित टेम्पलेट का सुझाव दिया। इस काल्पनिक परिदृश्य में वैज्ञानिकों ने असामान्य क्षेत्र को अनुक्रम X473 के रूप में नामित किया। पराबैंगनी प्रकाश में परीक्षण किए जाने पर जीनोम ने असामान्य जैव फोटोनिक व्यवहार भी प्रदर्शित किया। निष्क्रिय रहने के बजाय काल्पनिक डीएनए ने गहरे समुद्र के जीवों के समान नियंत्रित प्रकाश प्रस्फुटन उत्सर्जित किया। मानव डीएनए में इस व्यवहार का कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है। पैटर्न की तीव्रता लयबद्ध अंतरालों का अनुसरण करती थी, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या काल्पनिक अनुक्रम का कोई संरचनात्मक या संचारात्मक कार्य था। जब कक्ष की पत्थर की पटिया पर उकेरे गए प्रतीकों की काल्पनिक अनुक्रम से डिजिटल रूप से तुलना की गई, तो एक उल्लेखनीय समानता दिखाई दी। विशिष्ट प्रतीकों ने ऐसी आकृतियां बनाईं जो असामान्य क्षेत्र की आधार युग्म व्यवस्थाओं से मेल खाती थीं। इन प्रतीकात्मक पुनरावृत्तियों से संकेत मिलता है कि जिसने भी इन चिन्हों को बनाया था, वह काल्पनिक आनुवंशिक प्रणाली को समझता था।
प्रतीकों और डीएनए पैटर्न में एक समान ज्यामितीय अंतराल था, जो जानबूझकर किए गए पत्राचार का संकेत देता है। अनुक्रम X473 के आगे के काल्पनिक विश्लेषण से पता चला कि इसे बाइनरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुवादित होने पर बाइनरी पैटर्न खगोलीय स्थिरांकों के साथ संरेखित हो गए। इनमें कक्षीय अनुपात, अनुमानित समकालिक चक्र और ग्रहों की गति से जुड़े कोणीय मान शामिल थे। ये सहसंबंध इस काल्पनिक विचार का समर्थन करते हैं कि अनुक्रम एक भंडारण माध्यम के रूप में कार्य करता है, जो जैविक रूप में संरचित डेटा को समाहित करता है। एनकोड की गई जानकारी किसी भी ज्ञात प्राचीन प्रणाली से मेल नहीं खाती थी, जिससे मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विकास से इसकी अनुपस्थिति और भी पुष्ट हो गई। डीएनए के जैविक भंडारण उपकरण के रूप में कार्य करने की अवधारणा आधुनिक विज्ञान में आज भी एक सैद्धांतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस काल्पनिक दुनिया में 12,000 वर्ष पुराने जीनोम के भीतर खगोलीय अनुपातों के संरेखण ने शोधकर्ताओं को स्वीकृत ढांचों से परे एक संभावना का सामना करने के लिए विवश कर दिया। इससे यह धारणा उत्पन्न हुई कि ज्ञान को जानबूझकर जीवित ऊतकों में स्थापित किया गया था। इन काल्पनिक खोजों ने शोध टीमों, अकादमिक समूहों और निष्कर्षों का मूल्यांकन करने वाले संस्थानों के बीच तनाव पैदा कर दिया। अनुक्रम X473 की संरचना मानव उत्परिवर्तन पैटर्न या प्राकृतिक आनुवंशिक बहाव का अनुसरण नहीं करती थी। इसके बजाय इसने प्राकृतिक विकास के विपरीत सटीक गणितीय क्रम और स्थिरता प्रदर्शित की। इस अध्याय का केंद्रीय प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। यदि अनुक्रम X473 उस अवधि के लिए मानव क्षमता से परे गूढ़ जानकारी रखता है, तो विश्लेषण के अगले स्तर पर जब लुप्त शक्ति के पद चिन्ह दिखाई देंगे, तो कौन सी गहरी संरचना, उद्देश्य या उत्पत्ति का पता चलेगा। X473 का विचार ज्ञान को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सैद्धांतिक प्राचीन आनुवंशिक मार्कर तब और भी जटिल हो जाता है जब इसके धुंधले निशान हजारों मील दूर रहने वाले समुदायों में दिखाई देते हैं। पुराने जैविक नमूनों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को बहुत हल्के संकेत मिले, जो वंशानुक्रम का संकेत देने के लिए तो बहुत कमजोर थे, लेकिन किसी पुराने प्रभाव के साझा संपर्क का सुझाव देने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। ये निशान दक्षिण प्रशांत द्वीप समूहों, ऊंचे पहाड़ों के किनारे बसे उत्तरी एंडियन समुदायों और आर्कटिक की उन आबादी में पाए जाते हैं जो अनगिनत पीढ़ियों से अत्यधिक ठंड में रह रही हैं। यह पैटर्न असामान्य है क्योंकि ये समुदाय अत्यंत भिन्न वातावरणों में विकसित हुए, जिनकी न तो कोई साझा भाषा थी और न ही कोई साझा इतिहास। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक संस्कृति की सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों के साथ साथ इन अवशेषों का अध्ययन किया। उन्हें जो मिला वह आश्चर्यजनक था। उत्तरी भारतीय लोगों ने खड़ी पहाड़ी भूमि में उन्नत कृषि प्रणालियां विकसित कीं, सटीक सीढ़ीदार खेत बनाए और रथुओं और जल प्रवाह का पता लगाने के लिए विस्तृत गणितीय विधियों का प्रयोग किया। दक्षिण प्रशांत महासागर के नाविकों ने आधुनिक उपकरणों के बिना खुले महासागर में लंबी दूरी तय की। उन्होंने तारों, लहरों, पक्षियों के पैटर्न और हवा के व्यवहार के गहन ज्ञान का उपयोग करके विशाल जल क्षेत्रों में अपनी नौकाओं का मार्गदर्शन किया। आर्कटिक समूहों ने ऐसी प्रणालियां विकसित कीं जिनसे उन्हें अत्यधिक ठंड में जीवित रहने में मदद मिली, जिनमें वस्त्र प्रौद्योगिकी, भोजन भंडारण और पर्यावरणीय पठन कौशल शामिल थे,
जिससे वे खतरनाक मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते थे। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ये क्षमताएं अप्रत्यक्ष रूप से धुंधले X473 पैटर्न से जुड़ी हुई हैं? यदि प्राचीन इंजीनियरों ने कभी ज्ञान और जैविक सामग्री को संग्रहित करने का प्रयोग किया था, तो कुछ अंश चुपचाप मानव आबादी के साथ साथ दुनिया भर में फैलते और बसते रहे होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अनुक्रम आज भी सक्रिय है। इसका सीधा सा अर्थ है कि समय, अनुकूलन और सीखने के माध्यम से समुदायों द्वारा अपना स्वतंत्र ज्ञान विकसित करते समय सामान्य आनुवंशिक भिन्नता में इसके छोटे छोटे अंश बचे रह सकते थे। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जिन लोगों ने सबसे पहले X473 बनाया था, यदि ऐसा कोई समूह कभी अस्तित्व में था, तो क्या उनमें जैविक कोड को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता थी? एक सैद्धांतिक मॉडल बताता है कि उन्होंने जीवित प्रणालियों के भीतर जानकारी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया होगा। आज इस तरह की सोच सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दिखाई देती है, जहां वैज्ञानिक डीएनए के अंदर डेटा स्टोर करने जैसे विचारों का पता लगाते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि खगोल विज्ञान, गणित और पर्यावरणीय निर्देश जैविक सामग्री में समाहित हो सकते थे, जिससे लिखित अभिलेखों के खो जाने पर भी कुछ पैटर्न जीवित रह सकते थे। लेकिन अगर ऐसी सभ्यता ने लिखित इतिहास से बहुत पहले ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली थी, तो अगला प्रश्न अधिक चिंताजनक हो जाता है। इसका पतन क्यों हुआ? यदि वे पर्यावरणीय दबाव से बच गए, उन्नत ज्ञान के साथ काम किया और दुनिया को गहराई से समझा, तो उनके पतन का कारण कुछ बड़ा जरूर रहा होगा। कुछ वैज्ञानिक अचानक जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं, जिससे अतीत की सभ्यताओं का अंत हुआ। अन्य प्राकृतिक आपदाओं, बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों या क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव को कारण मानते हैं। एक अन्य विचार यह भी है कि क्या पतन आंतरिक कारणों से हुआ, जैसे कि कोई खतरनाक प्रयोग, सामाजिक संरचना की विफलता या कोई ऐसी गलती जो इतनी तेजी से फैली कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो गया। यह चर्चा के सबसे संवेदनशील पहलू की ओर ले जाता है। यदि आधुनिक विज्ञान एक दिन X473 पैटर्न का अर्थ समझ सकता है, तो क्या इसका उपयोग किया जाना चाहिए? बिना सावधानी के उपयोग करने पर हानिरहित ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। इतिहास गवाह है कि उन्नत तकनीक अक्सर प्रगति और जोखिम दोनों लाती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस पैटर्न को समझने से ऐसे विचार सामने आ सकते हैं जिन्हें अतीत के समाज सुरक्षित रूप से संभाल नहीं पाए थे। यदि कोई शक्तिशाली सभ्यता वास्तव में उच्च स्तर के जैविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद नष्ट हो गई, तो मानवता को यह प्रश्न करना होगा कि क्या उसी राह पर चलना बुद्धिमानी है? जैसे जैसे शोध आगे बढ़ता है, एक प्रश्न को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यदि प्राचीन ज्ञान अभी भी मानव शरीर रचना में सुप्त अवस्था में है, तो आज सबसे मजबूत निशान किसके शरीर में मौजूद हो सकते हैं? और क्या वे अनजाने में ही इसके संकेत दिखा रहे हैं? गुप्त वंश के संरक्षक 10473 सिद्धांत के अध्ययन में एक नया कदम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित पुराने नमूनों के संग्रह से आया। जब शोधकर्ताओं ने युकाटन हाईलैंड्स के अभिलेखों का अध्ययन किया, तो उन्हें कम आवृत्ति वाले संकेत मिले जो अन्य क्षेत्रों में देखे गए धुंधले पैटर्न से मेल खाते थे। ये समुदाय दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं
और कई पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखते हैं। यह संकेत प्रत्यक्ष वंश का संकेत देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके बजाय इसने सुझाव दिया कि सैद्धांतिक X473 मॉडल मानव इतिहास में कई बार आए होंगे, न कि किसी एक स्रोत से। इन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों में ऐसे लक्षण दिखाई दिए जिन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई गई। वे छोटी मोटी चोटों से औसत से जल्दी ठीक हो जाते थे और स्मृति से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में उनकी गतिविधि अधिक पाई गई। ये लक्षण अलौकिक नहीं हैं। कई एकांत समुदायों में पर्यावरण, आहार और दीर्घकालिक अनुकूलन के कारण शारीरिक सहनशक्ति विकसित हो जाती है। लेकिन इस संयोजन ने शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या X473 जैसे धुंधले संकेत सामान्य आनुवंशिकी के साथ इस तरह से परस्पर क्रिया करते हैं, जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इन पहाड़ी गांवों की सांस्कृतिक परंपराओं ने भी प्रश्न उठाए। कुछ बुजुर्गों ने अपने वंश की रक्षा करने की बात कही और युवा सदस्यों को बाहरी लोगों के साथ अपना रक्त न मिलाने की चेतावनी दी। यह सलाह प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताओं से आती है, न कि आनुवंशिक विज्ञान से। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में पहचान और विरासत को संरक्षित करने के लिए इसी तरह की शिक्षाएं हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने पुरानी पत्थर की सतहों पर खुदे हुए ऐसे प्रतीक पाए जो अन्य दूरस्थ स्थानों में देखे गए पैटर्न से मेल खाते थे। इनमें से कुछ प्रतीक उन आकृतियों से मिलते जुलते थे जिनका उपयोग वैज्ञानिक आज वायु प्रवाह या ब्रह्मांडीय चक्रों का वर्णन करने के लिए करते हैं। भले ही मूल कलाकारों के पास आधुनिक ज्ञान नहीं था, फिर भी इन खुदी हुई आकृतियों की तुलना अन्य महाद्वीपों में पाई गई कलाकृतियों से की गई। समानताएं पूर्ण नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कुछ सामान्य विषयों जैसे आकाश, गति, श्वास और प्रकृति के चक्रों का संकेत दिया। इसी से प्रेरित होकर कुछ शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक स्मृति के विचार का अन्वेषण किया। इसका यह अर्थ नहीं है कि यादें किसी पुस्तक की तरह DNA के माध्यम से हस्तांतरित होती हैं। इसके बजाय इसका अर्थ यह है कि सांस्कृतिक प्रथाएं, जीवन यापन की आदतें और प्रतीकात्मक आकृतियां शिक्षण, अनुकरण और दोहराव के माध्यम से हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। लोगों को शायद मूल अर्थ का पता न हो, लेकिन वे इस प्रथा को जीवित रखते हैं। जल्द ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। जब वैज्ञानिकों ने X473 जैसे धुंधले पैटर्न वाले सभी नमूनों की तुलना की, तो उन्होंने पाया कि ये संकेत किसी एक मूल पूर्वज की ओर इशारा नहीं करते। इससे शोध के अगले चरण के लिए एक गहरा प्रश्न भी उठता है। यदि आज भी लोगों के शरीर में प्राचीन ज्ञान के कुछ अंश दबे हुए हैं, तो उन्हें सबसे पहले किसने स्थापित किया था? और यह समय के साथ बार बार क्यों प्रकट होता रहता है? जंगल की कार्य प्रणाली। प्रारंभिक मानव तकनीकों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता कभी-कभी इस संभावना पर विचार करते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों ने जटिल संरचनाएं बनाई होंगी जिनका कार्य अभी तक समझा नहीं गया है। हालांकि जंगलों में छिपी उन्नत मशीनों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक उन स्थलों की जांच करते हैं जहां असामान्य सामग्री, चुंबकीय गतिविधि या अस्पष्ट पत्थर की व्यवस्था दिखाई देती है। ये अध्ययन इस बारे में सिद्धांत बनाने में मदद करते हैं कि प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण, अपने औजारों और आकाश के अपने ज्ञान का उपयोग कैसे किया। एक दूरस्थ जंगल क्षेत्र में टीमों ने एक विशाल पत्थर की संरचना का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें ज्वालामुखी कांच सहित
असामान्य खनिज सांद्रता के संकेत मिले जो ऑब्सीडियन के समान है। ऑब्सीडियन स्वयं प्राकृतिक रूप से तब बनता है जब लावा तेजी से ठंडा होता है। लेकिन इस विशेष स्थल पर मौजूद संरचना ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इन टुकड़ों को बड़ी कुशलता से तराशा और पॉलिश किया गया था। यह संरचना पहले अध्ययन किए गए कक्षों से कई मील दूर स्थित थी, फिर भी इसके पैटर्न और सामग्रियों से सांस्कृतिक या कार्यात्मक संबंधों का संकेत मिलता है। हालांकि किसी भी मशीन के पुर्जे की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है, लेकिन इस संरचना से हल्की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुईं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों से मापा। ये तरंगें कम और अनियमित थीं, जिससे शोधकर्ताओं ने सबसे पहले प्राकृतिक कारणों जैसे खनिज भंडार या भूमिगत जल प्रणालियों पर विचार किया। हालांकि यह पैटर्न इतनी बार दोहराया गया कि गहन अध्ययन में रुचि पैदा हुई। एक समूह ने एक सैद्धांतिक विचार प्रस्तावित किया। यदि प्राचीन समाजों ने कभी जैविक या प्रतीकात्मक तरीकों से ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास किया होता, तो उन्होंने इस जानकारी को ट्रैक करने या निर्देशित करने के लिए भौतिक केंद्र भी बनाए होंगे। आधुनिक शब्दों में उन्होंने संरचना की तुलना हार्डवेयर से की, जबकि काल्पनिक आनुवंशिक अनुक्रम X473 सॉफ्टवेयर का प्रतिनिधित्व करता था। इस मॉडल के अनुसार संरचना पर्यावरणीय संकेतों को एकत्रित करने या समय प्रणालियों को सिंक्रनाइज करने के लिए एक स्थिर बिंदु के रूप में कार्य कर सकती थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सक्रिय रूप से जीनों को नियंत्रित करता है। इसके बजाय यह विचार इस बात की पड़ताल करता है कि प्राचीन संस्कृतियों ने दीर्घकालिक अवलोकन के माध्यम से खगोल विज्ञान, पर्यावरण और पहचान को कैसे जोड़ा होगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि संरचना के कुछ हिस्से शुक्र ग्रह के चक्रों के साथ सटीक रूप से संरेखित थे। कई प्राचीन संस्कृतियां, विशेष रूप से मेसो अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में शुक्र की गति का अध्ययन करती थीं, क्योंकि यह हर 8 वर्षों में एक निश्चित पैटर्न में दोहराई जाती है। इन चक्रों ने कैलेंडर, बुवाई के मौसम, नौकायन और अनुष्ठानों के समय को प्रभावित किया। जंगल की संरचना का शुक्र के साथ संरेखण अत्यंत सटीक था, जो सुनियोजित रचना का संकेत देता है। वैज्ञानिकों ने इस संरेखण की तुलना X473 जैसे काल्पनिक आनुवंशिक मॉडलों में पाए जाने वाले प्रतीकात्मक पैटर्न से की और पाया कि दोनों ही दोहराए जाने वाले चक्रों, स्थिर अंतरालों और दीर्घकालिक समय पर निर्भर करते हैं। इससे इस सिद्धांत को बल मिला कि संरचना एक प्राचीन वेधशाला के रूप में कार्य करती रही होगी, जो ब्रह्मांडीय लय को ग्रहण या चिह्नित करती थी। शोधकर्ताओं द्वारा धुंधले X473 जैसे पैटर्न के वैश्विक वितरण पर विचार करने पर इसके निहितार्थ और भी गंभीर हो गए। ये कमजोर संकेत दूरस्थ आबादी में दिखाई दिए, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि प्राचीन लोग पहले की तुलना में अधिक व्यापक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते थे। यदि जंगल की संरचना एक बड़ी परंपरा का हिस्सा थी, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में फैले अवलोकन केंद्रों के एक नेटवर्क से संबंधित हो सकती है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने आकाश केंद्रित संरचनाएं बनाईं, जिनमें मध्य अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और मध्य पूर्व की संरचनाएं शामिल हैं। ये संरचनाएं ग्रहों, ऋतुओं और तारों के पथों का अनुसरण करती थीं। यह वन स्थल संभवतः ब्रह्मांडीय चक्रों में मानव की वैश्विक रुचि का एक और उदाहरण मात्र है। यदि प्राचीन संस्कृतियों ने जैविक ज्ञान को आकाश से जोड़ने के लिए संरचनाएं बनाईं, तो वे किस गहन प्रणाली को समझने का प्रयास कर रही थीं? और क्या हम अब जाकर इसके कुछ अंश ही देख पा रहे हैं? अनुक्रम का अर्थ।
सैद्धांतिक X473 मॉडल का अध्ययन वैज्ञानिकों को मानव उत्पत्ति के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक आनुवंशिकी से पता चलता है कि मनुष्य का विकास प्राकृतिक चयन, पर्यावरणीय दबावों और लंबी प्रवास यात्राओं के माध्यम से हुआ है। हालांकि विभिन्न आबादी में X473 जैसे धुंधले संकेतों की उपस्थिति शोधकर्ताओं को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि सांस्कृतिक संपर्क, साझा ज्ञान और समानांतर अनुकूलन ने मानव विकास को उन तरीकों से कैसे आकार दिया होगा जिन्हें पूरी तरह से पहचाना नहीं गया है। कुछ वैज्ञानिक आनुवंशिकी और चेतना के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। वे अध्ययन करते हैं कि कुछ जीन स्मृति, ध्यान और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। X473 मॉडल यह विचार प्रस्तुत करता है कि डीएनए में पैटर्न पर्यावरणीय संकेतों के साथ परस्पर क्रिया करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि समुदाय पीढ़ियों के बीच ज्ञान कैसे साझा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यादें डीएनए के भीतर संग्रहित होती हैं। इसके बजाय इसका अर्थ यह है कि जैविक लक्षण मजबूत सांस्कृतिक स्मृति प्रणालियों का समर्थन कर सकते हैं, जिससे कहानियां, प्रतीक और कौशल हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दुनिया भर के कई स्वदेशी समाजों में गहरा पर्यावरणीय ज्ञान संरक्षित है, क्योंकि उनकी परंपराओं का पालन पीढ़ियों से लगातार किया जाता रहा है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में X473 जैसे पैटर्न की वापसी से पता चलता है कि मानव आबादी ने बार बार संपर्क, साझा पर्यावरणीय दबावों या समान सांस्कृतिक प्रथाओं का अनुभव किया होगा, जिससे समानांतर विकास हुआ होगा। यह विकास की एक ही रेखा के मॉडल को चुनौती देता है और विभिन्न वातावरणों से प्रभावित अनुकूलन की कई लहरों के विचार का समर्थन करता है। इन धुंधले पैटर्नों की पुनरावृत्ति से यह संकेत मिल सकता है कि प्राचीन लोग यात्रा, व्यापार या प्रवास के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते थे, जो पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक पुराना है। एक प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या वह सभ्यता जिसने सबसे पहले X473 मॉडल को प्रेरित किया, पूरी तरह से मानव सभ्यता थी या मानवता के उस चरण का प्रतिनिधित्व करती थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। पुरातत्व से पता चलता है कि लिखित इतिहास से बहुत पहले कई उन्नत समाज उठे और नष्ट हो गए। प्रत्येक ने वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कला के ऐसे नमूने छोड़े हैं जो उच्च बुद्धिमत्ता और सावधानी पूर्वक योजना को दर्शाते हैं। X473 मॉडल इन सभ्यताओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत करता है, जिससे पता चलता है कि वे जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान को आधुनिक लोगों की पूर्व धारणा से कहीं अधिक गहराई से समझते थे। ये समाज मानव जाति का प्रारंभिक रूप थे या एक अनूठी सांस्कृतिक परंपरा, यह अभी भी चर्चा का विषय है। अध्ययन का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह विचार है कि यह धुंधला पैटर्न आधुनिक पीढ़ियों में अधिक सक्रियता के संकेत दे रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य और आनुवंशिक आंकड़ों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को कभी-कभी कुछ असामान्य लक्षणों के समूह दिखाई देते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई स्मृति क्षमता या नए वातावरण के प्रति तीव्र अनुकूलन क्षमता। ये लक्षण पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन जब इन्हें X473 मॉडल के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या आधुनिक मनुष्य जैविक प्रतिक्रिया के नए रूपों का अनुभव कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल एक सैद्धांतिक संबंध है,
प्राचीन अनुक्रम के सक्रिय होने का सिद्ध प्रमाण नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करें।